हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका आगाज बैच के लेक्चर नंबर 1 में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। तो आज से आगाज बैच का आगाज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर आपको सब कुछ हिंदी मीडियम में ही मिलने वाला है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुणनखंडन और गुणज क्या होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होगा, इंग्लिश भी सीखते चलो। और इसका मतलब क्या होता है गुणज, मतलब क्या, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की जर्नी आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, मतलब जिससे हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग गिनती करते हैं। तो जिससे हम लोग, यहाँ पर मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, प्योर हिंदी में नहीं लिखूंगा, जिससे आप लिख लेना उसमें। ठीक है, जिससे, ठीक, ऐसे नंबर, यहाँ लिखो क्या, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर्स जिससे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्राकृतिक, मतलब है उन्हें नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, बोलते। व्हाट्सएप पे ऐसे लिखा जाता है ना। हाँ, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यहाँ पर चल रही है। प्योर हिंदी लिख दूंगा बाद में। ठीक है, ये हो गया, मतलब जिससे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग किससे गिनती हो, जैसे कोई अगर यहाँ पर आप बैठे हो तो एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, छ, फिर टिन टिन टिन, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग लिखेंगे इससे, बताओ, इसको हम लोग लिखेंगे आज के बाद से कैपिटल एन। जहां पर दिखा कैपिटल एन इन मैथमेटिक्स, समझ जाना क्या नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, फिर आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, सारे प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में लिख, सारे प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं क्या स्पेलिंग है ये, संख्याएं एवं क्या, किसके साथ में, जीरो एवं शून्य, एवं शून्य। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं, पूर्ण संख्या बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, टिन 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 चलता रहेगा। ठीक है, फिर बात आती है क्या, इंटीजर्स, पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी होंगी, सारे प्राकृतिक, स्पेलिंग देखो गलत है। ठीक है, सारे प्राकृतिक, इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, समझाना मेरा काम, इमला उमला लिखना इतना मुझे नहीं आता। सारे प्राकृतिक, प्राकृतिक इससे 64, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर इंटीजर्स क्या होगा कि मैं सारे प्राकृतिक संख्या ले लूं और उसका निगेटिव ले लूं, साथ में जीरो भी ले लूं, है ना, साथ में जीरो भी ले लूं, फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्णांक बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे प्राकृतिक संख्या को मैंने लिख दिया क्या, कैपिटल एन, कोई दिक्कत। ठीक है, और उसका, ठीक है, उसका निगेटिव कोमा लगा दो यहाँ पर, उसका, उसका निगेटिव मतलब क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक कैसे लिखते हैं, ठीक है, निगेटिव लिख दे रहा हूँ, ऋणात्मक में नहीं लिख पा रहा हूँ, निगेटिव इंक्लूडिंग और क्या, और जीरो, मतलब क्या, शून्य, और क्या, शून्य। ठीक है,
तो सारे नेचुरल नंबर और उनका अगर मैं निगेटिव कर दूं वो और शून्य सब साथ में लिख दूं तो क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या करूंगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा चलता रहेगा। ये देखो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया नेचुरल नंबर, है ना। और इधर मैं लिखूंगा ये हो जाएगा -1, -2, -2, -3, ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा माइनस इंफिनिटी तक, है ना। ये हो जाएगा क्या, 0, ये हो जाएगा 0, इधर वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये क्या हो गया, इंटीजर, ये पूरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में किससे लिखते हैं, जेड से। किससे लिखते हैं, जेड से। या फिर आपको कभी दिखेगा क्या, आई, दोनों क्या है, सेम। अगर जेड दिखा इसका मतलब क्या, इंटीजर्स की बात हो रही है, पूर्णांक की बात हो रही है। आई दिखा इसका मतलब भी क्या, पूर्णांक की बात हो रही है। फिर इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू से। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, अब अगर मैं बात करूं आपसे इंटीजर्स मतलब पूर्णांक की, इंटीजर्स, ठीक है, मतलब क्या, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कौन कौन से होते हैं। अगर मैं उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, ठीक है, तो नंबर लाइन कैसी होती है, ये होती है नंबर लाइन, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4, ऐसा ही क्या होगा, चलता जाएगा। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर -4, चलता जाएगा, है ना। फिर निगेटिव एक्स होता है, ये होता है। अब देखो ध्यान से, जो 1 से शुरू होता है, मतलब 1 से लेकर इधर जितना भी नंबर है, 1 से लेकर इधर जितना भी नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, हाँ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 को छोड़कर जो इस तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो बीच में अकेला बैठा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, ना तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ना ये निगेटिव है, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जहां मतलब समझ में नहीं आएगा, हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, जहां समझ में, यहां तक तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है पूरा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको मतलब मिलेगा लिखा हुआ क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो, ऐसे इंटीजर्स जो निगेटिव ना हो, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, ऐसे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, ये है स्पेलिंग, पूर्णांक वही लगेगा, नहीं लगेगा, सही है। पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो क्या हो, निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, जो कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, कोशिश करूंगा तो लिख लूंगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, जो निगेटिव ना, जो निगेटिव ना, ये हो गया। तो ऐसे पूर्णांक जो निगेटिव ना हो, वो कौन कौन से पूर्णांक है ऐसे जो निगेटिव ना हो, तो निगेटिव तो ये हो गया, निगेटिव जो नहीं है वो ये होगा और पॉजिटिव वाला होगा, है ना। तो इसका यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर आपको लिखोगे आई ई मतलब क्या, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा। अब ये अगर लिखा हुआ है तो ये आपको क्या, कौन सा नंबर दिख रहा है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ये कैसा है, होल नंबर। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट क्या, होल नंबर। समझ में आया। ठीक है, फिर आता है क्या, नॉन पॉजिटिव, नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी आपको दिखेगा। तो ऐसे पूर्णांक, ठीक है, ऐसे पूर्णांक जो पॉजिटिव ना हो, हाँ है ना, तो यहां पर आपको लिखना होगा ऐसे पूर्णांक जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं आई ई, ये कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, हाँ ये हो जाएगा 0, फिर -1, -2, तीन 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 क्या होगा, चलता जाएगा। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर पूर्णांक के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, ठीक है। क्या पता चल गया, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पता चल गया, ऋणात्मक क्या होता है ये भी पता चल गया, जो दोनों नहीं है वो भी पता चल गया, ठीक है। और नॉन निगेटिव, ऐसे पूर्णांक जो निगेटिव ना हो वो भी पता चल गया, ऐसे पूर्णांक जो पॉजिटिव ना हो वो भी पता चल गया, ठीक है। और ये आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक में किस तरह से, यहां पर लिखा होगा क्या बताओ, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव को नहीं लिखते हैं, किसको लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लिखते हैं किससे, z पॉजिटिव से या फिर i पॉजिटिव से। डिनोट करने का तरीका है, इसको कैसे करेंगे, z निगेटिव से या फिर i निगेटिव से। इतना समझ में आया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं। इस पे सवाल ऐसे बनता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा, क्या मेरा सवाल है आपसे, यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, प्रश्न स्पेलिंग सही है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि मुझे गलत लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखूंगा, ऐसे पूर्णांक, ऐसे निगेटिव इंटीजर, या सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा निगेटिव पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है। आंसर बताओ क्या होगा इसका, बताइए सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर्स। तो इसका, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ, -1 होता है, -2 होता है, -3, -4। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, -1, सबसे बड़ा कौन सा है, -1, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1। आपको नंबर लाइन की खासियत पता होगी कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से मतलब ये उल्टे की तरफ से, जब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूं, मतलब क्या कि जब मैं इस तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, जब मैं इस तरफ बढ़ता हूं, जब मैं इस तरफ बढ़ता हूं तो क्या होता है बताओ, नंबर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है घटती है, बढ़ती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, होता है। प्योर हिंदी अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, समझाने का मेरा काम है बस, ठीक है। ये हो गया, मतलब अगर मैं 0 से इधर गया तो 1 आ गया, तो जाहिर सी बात है 1 0 से क्या है, बड़ा है, 4 3 से क्या है, बड़ा है ना, 4 इन सारे नंबर से बड़ा है, 0 इन सारे नंबर से बड़ा है, तो वैसे ही -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा, क्योंकि इधर इधर जा रहा हूँ ना, राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा निगेटिव में कौन सा मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इधर आ रहा हूँ, इधर इस तरफ आ रहा हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा हूँ, मतलब -1 से -2, तो यहाँ पर नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं 4 से 3 पे आऊंगा तो 4 से छोटा है 3 ना, ये नंबर लाइन की खासियत समझ में आई। बड़े से क्या होता, छोटे से क्या होता है, बड़ा होता है, नंबर लाइन में जो नंबर लिखे होते हैं वो छोटे से बड़े होते हैं, समझ में आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर इतनी बात, ये चर्चा हो गई बिल्कुल बेसिक से। फिर बात आती है क्या, फैक्टर्स यानी गुणन खंडन,
या गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो मैंने एक नंबर लिया 12, मैंने एक नंबर लिया क्या 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इसके गुणनखंड कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, बताइए इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे। हाँ कौन कौन से होंगे, सबसे पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 6 होगा, और छठा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि नंबर ये कटे ना, छठा यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जो इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे या फिर गुणा कर दे, भाग दे दे, ठीक, खत्म कर दे। तो यहाँ पर आपको अगर मैं किसी भी मालूम मैंने पूछा कि a का गुणनखंड बताओ, तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर सोचने हैं, ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर मतलब क्या, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं आपको सोचनी है जो a को पूरी तरह खत्म कर दे, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर दे, है ना। तो 1 तो होगा ही होगा, है ना, और ये नंबर खुद होगा। अब बाकी इसके अलावा हम और नहीं बता पा रहे हैं, बोलो ये 2 तो होगा ना, और भी हो सकता है, लेकिन जब नंबर ही नहीं पता तो और कैसे बताएंगे, है ना। ये तो वेरिएबल है, हालांकि कॉन्स्टेंट मतलब ए है ना, यहाँ पर नंबर तो है नहीं, लेकिन 1 और ए कंफर्म होगा। हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, पता होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 इज गुणनखंड ऑफ एवरी नंबर, जो 1 होता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। और वो नंबर खुद 12 भी, 12 का फैक्टर 12 है कि नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, मैंने यहाँ पर अगर 15 लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि अब बताइए 15 का फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक होगा क्या 1 होगा, 1 देखो इसका होगा, इसका भी 1 है, तो 1 तो सबका होता है, तो 1 मैंने कर दिया। फिर दूसरा 3 होगा, फिर तीसरा 5 होगा, फिर चौथा कौन सा होगा 15 होगा। अब देखो ध्यान से, जिस नंबर का मैं फैक्टर निकाल रहा हूं, जिस नंबर का मैं गुणनखंड निकाल रहा हूं, क्या उस नंबर का जो फैक्टर आ रहा है वो नंबर खुद है कि नहीं है। 15 का निकाला 15 है, 12 का निकाला 12 है, अगर मैं यहाँ पर 14 का निकालता तो 14 पक्का होता। तो मतलब इससे ये सीखने को मिला कि 1 और वो नंबर खुद हमेशा फैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ से आपको केबी बना के लिखना है क्या, यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखवाऊं, कहाँ लिखवाऊं, 1 is the factor of every number, है ना। 1 जो है सारे नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, one of the factor of any number will be that number itself, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकाल रहा हूं तो वो नंबर खुद का फैक्टर तो होगा, वो नंबर खुद का गुणनखंड होगा। हर नंबर खुद का गुणनखंड होता है, हिंदी में ऐसे लिखना है आपको, क्या लिखना है, हर नंबर, हर संख्या खुद का गुणनखंड होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, केबी हो गया। ये केबी मतलब क्या बताया था मैंने, खूबसूरत बात, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, कॉपी में अपने नोट कर लेना, ये हो गया। फिर अगर मैं बात करूं आपसे अब मैं पूछ रहा हूं, इसका फैक्टर पता चल गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने 15 का फैक्टर पूछा, गुणनखंड पूछा, इसका मतलब मुझे वो सारे नंबर बताने हैं, वो सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो इसको पूरी तरह खत्म कर दे, मतलब डिवाइड कर दे। ये सारे नंबर मुझे मिल गए। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ मुझे 12 और 15 का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 15, कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 क्या होगा बताओ। अब दोनों में कॉमन मतलब क्या,
ऐसे नंबर बताना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, क्या और कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, 1,3 लिख दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से बताओ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब मुझे 2 कॉमन मिल गया, है ना। अब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो सबसे बड़ा मतलब मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 12 एंड 15 का क्या होगा बताओ, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग हाईएस्ट का क्या लेते हैं, H लेते हैं, कॉमन का C लेते हैं, फैक्टर का F लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा H शॉर्ट फॉर्म में HCF ऑफ 12,15 बराबर क्या, 3। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि HCF का मतलब क्या हुआ, HCF का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर HCF का मतलब हुआ, मान लो मैंने पूछा 2 नंबर का, हाँ है ना, 2 नंबर का पूछा है, तो HCF का मतलब हुआ आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को खत्म कर दे, डिवाइड कर दे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जो यहाँ यहीं से तो आया है, कॉन्सेप्ट क्या यही है ना, यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ से ये जो नंबर ये 1 और 3 है, ये क्या, ये दोनों नंबर इन दोनों को खत्म कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, यही तो है HCF, है ना, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। सेंटेंस समझ में आया, HCF का मतलब हो गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे बताइए कि इसी 12 नंबर का जो 12 है, इसका मल्टीपल क्या होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा। अब मल्टीपल किसे, कौन सी वाला है बताओ, किसे बोलते हैं, मल्टीपल मतलब होता है आपको ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो इस नंबर की टेबल में आता हो, या फिर जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए, या फिर जो इस नंबर से खत्म हो जाए। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 24 आएगा, फिर 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा, है ना। ऐसे ही क्या होगा, फिर क्या आएगा बताओ, 72 आएगा, 84 आएगा, फिर 96 आएगा, फिर क्या आएगा 108 आएगा, फिर क्या आएगा 120 आएगा। फिर ऐसे लिखते रहो, थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना, इनफाइनाइट होते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए 15 का मल्टीपल क्या होगा। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताइए 15 का मल्टीपल क्या होगा, 15 का गुणज क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ आपको वो सारे नंबर लिखना है जो इससे 15 से खत्म हो जाए। यहाँ पर 15 को खत्म कर दे, यहाँ पर 15 से खत्म हो जाए। तो कौन सा हो जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, फिर ऐसे ही क्या होगा, लिखते रहो लिखते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, 12,15 का, है ना। अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालने का मतलब मुझे वो नंबर बताना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों की टेबल में आता हो, ये तो मतलब होगा। जब मैं 2 की बात कर रहा हूं, दोनों की बात चर्चा लेकर करेंगे ना, तो जो दोनों की टेबल में आता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, 60 मिल जाएगा, उसके बाद आपको 120 मिल जाएगा, उसके बाद आपको 180 मिलेगा, ऐसे चलते जाओ, ढूंढते जाओ, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, 60 होगा, कॉमा 120 होगा, कॉमा 180 होगा, कॉमा 10 10 10, लिखते जाओ, ये भी इनफाइनाइट होगा, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपको कॉमन मिला है ना, उसमें से बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या सबसे छोटा मतलब क्या, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 12 और 15 का। तो सबसे छोटा कौन सा है, देख कर ही लग रहा है क्या,
60। तो चुपचाप हम लोग लीस्ट का उठाएंगे L, कॉमन का उठाएंगे C, मल्टीपल का उठाएंगे M। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे LCM ऑफ 12 और 15 कितना 60। बताओ LCM का मतलब अब बताओ क्या होगा। जैसे जो ये आया है LCM, ये कैसे आया, ये कॉमन मल्टीपल से आया, उसमें सबसे छोटा जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर किसी ने पूछ लिया इन दो नंबर का LCM बताओ, तो मुझे मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो, या फिर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर जो इन दोनों से खत्म हो जाए, इन दोनों से खत्म। समझ में आ गया, बोलो। तो ये LCM का मतलब हो गया, ये किसका मतलब हो गया, LCM का मतलब हो गया। अब अगर आपसे देखो यहां से एक चीज तो सीखने को मिल गया ना, कि आप जैसे यहाँ पर मैंने नंबर की बात की, ठीक है, तो आप अगर उसका कॉमन फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल ही सकते हो, कोई भी नंबर हो, फैक्टर निकाल ही सकते हो, कोई भी नंबर हो, तो उसका फिर आप कॉमन फैक्टर निकालोगे, आपको दिखेगा कौन सा कॉमन है ना। उसके बाद उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और मल्टीपल लिखोगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गुणनखंड और गुणज में कम मात्रा में क्या कौन सा चीज है, कम मात्रा में क्या है, गुणनखंड है। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 कम मात्रा में लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड है ना, ये कितना है, अनलिमिटेड है। ये क्या है, अनलिमिटेड। यहाँ पर लिखते जाओ 120 के बाद और आएगा और आएगा और आएगा, कभी खत्म ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या, कम मात्रा में, जिसकी मात्रा क्या हो, कम, ठीक, कम मात्रा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखो, देखो कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, अगर मैं भी कर सकता था कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी खोलता, एक्सरसाइज 1.1 डलवाता, सवाल शुरू कर देता, लेकिन उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं। टारगेट देखो क्या रखना है, हम लोगों का टारगेट क्या है, ना 99 ना 98, डायरेक्ट टारगेट क्या है 100। क्या इतना मैथ में 100 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट हम लोगों को क्या है, आप भी टारगेट बना के रखिए, टारगेट कितना है 100, कितना है 100। सोचो आपके रिजल्ट में अगर 100 लिखा हो कितना अच्छा लगेगा। बाकी सब्जेक्ट में मसला क्या होता है कि राइटिंग के नंबर कट जाते हैं, ठीक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आप साफ लिख के आओ, राइटिंग कैसे भी हो, बस साफ लिख के आओ, पढ़ने में आए बस। और इसमें आपको जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा, आप 100 नंबर का 100 से ज्यादा भी ला सकते हो, लेकिन 100 मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सब कुछ होगा, मतलब क्वेश्चन वो चाहे जहां से पूछ ले, चाहे जिस बुक से पूछ ले, चाहे इतना कठिन पेपर बना दे, आपसे सवाल सारे हो जाए। यूपी बोर्ड का पेपर जो आता है बहुत इजी आता है, लेकिन अगर वो कठिन बना दिया, बना सकता है, पिछले सालों में आ चुका है, ठीक है, हम लोगों के टाइम पे अच्छा पेपर आता था, अगर वो मैं दिखा दूं तो लगेगा नहीं सवाल उसके, ठीक है। तो क्या पता फिर से उस तरह बना दे पेपर, तो आपको तो वो लेकर चलना है ना। अगर मान लो मैंने कहा नहीं नहीं पेपर नहीं बनेगा अच्छा, अब मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा, और अगर बन गया तब क्या करोगे, तब पूरा साल तो फिर कहोगे ना कि बर्बाद हो गया। लेकिन इससे अच्छा है कि आप पूरी अच्छी पढ़ाई करके चलो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आता ना तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन कोशिश करो, मतलब विश करो कि पेपर कैसा बने, अच्छा बने, ताकि सारे बच्चों में से कुछ बच्चे ही पेपर पूरा सॉल्व कर पाए। जब इजी आता है तो लाखड़े भी कर लेते हैं, आसानी होता है सब कर लेते हैं, है ना। तो अगर अच्छा आएगा तो उसमें कुछ बच्चे ही कर पाएंगे, तो टॉपर्स की वहां पर गिनती अलग से होगी। जैसे अब क्या होता है, जो साल भर पढ़ता नहीं है उसके भी 80-85% आ रहे हैं, जो साल भर खूब मेहनत कर टॉपर था पूरी क्लास में उसके भी 80-85 आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ना, वो टोकता है ना, जब मिलेगा वो बच्चा जिसको जो पढ़ता नहीं था, कहा हो हम तो कुछ नहीं पढ़े ना, आएगा तो है, हम आएगा उतना। तो यहाँ पर विश किया जाता है, मतलब हमेशा किसी कोई भी पेपर हो, हमेशा मनाओ पेपर कैसा है, टफ है। पेपर टफ आता है तो कट ऑफ, कॉम्पिटिशन अगर हो रहा है तो कट ऑफ नीचे जाती है, मतलब कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो नंबर ज्यादा लाना पड़ता है, तो उसमें कम पढ़े लिखे बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीनिंग देख लो, मतलब, ठीक है, फाइंडिंग एचसीएफ, मतलब एचसीएफ निकालने का मतलब क्या हुआ, मैंने बता ही दिया। अब 2 नंबर का मुझे निकालना है एचसीएफ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सबसे बड़ा नंबर बताना है
सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को खत्म कर दे या फिर डिवाइड कर दे। समझ में नहीं आया? और एलसीएम अगर पूछ लिया तो मुझे सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों की टेबल में आता हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस मैंने बोला था याद कर लेना। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? ये अगर याद है तो देखना जब मैं टफ सवाल करवाऊंगा ना, आज शायद मैं टफ सवाल करवाऊं, ठीक है, तो मजा आएगा। फिर आता है क्या? प्राइम नंबर। क्या आता है? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। तो किसे बोलते हैं अभाज्य? मतलब इसको हम भाग ना दे सके, है ना। अब इसको भाग नहीं दे पाएंगे तो मतलब क्या? देखो ये तो पता ही ना, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा, है ना। दो फैक्टर तो उसके होंगे ही होंगे, 1 को छोड़कर, 1 के एक ही होता है फैक्टर, तो इसके दो फैक्टर कम से कम होंगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही नंबर को कैटेगराइज करने के लिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे नंबर है ना। तो नंबर को कैटेगराइज मतलब अलग अलग बांटने के लिए यहाँ पर एक डिफिनेशन बनाएंगे, क्या? अभाज्य संख्या। मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ देखो इसको छोड़कर, इसको छोड़ दो, जितने नंबर हैं सबके कम से कम दो फैक्टर है कि नहीं होंगे? 1 होगा सबका और वो नंबर खुद होगा, है ना। तो यहाँ पर डिफिनेशन बनाई गई कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। 1 होगा क्या? नहीं। क्यों? इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1। दूसरा अगर मैं ये नंबर खुद करूंगा तो ये दोनों क्या है? सेम ही है, मतलब इसका कितने फैक्टर है? एक फैक्टर है। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए आपको दो फैक्टर चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो मिलेगा आपको सबसे पहला, तो इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा ये नंबर खुद है, फिर नंबर आपको मिलेगा 3, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा ये नंबर खुद है, फिर 4 होगा क्या? अब 4 जब लिखोगे 4 तो इसका एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 भी हो जाएगा, और तीसरा फैक्टर ये नंबर खुद हो जाएगा। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा कट। ये प्राइम नंबर नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, फिर कौन सा मिलेगा? 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, ऐसे ही 9 होगा क्या? नहीं, 9 का एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 9 होगा, तीन फैक्टर होंगे, ठीक है। 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, ऐसे ही क्या होगा? चलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात आती है क्या? कंपोजिट नंबर्स की, मतलब भाज्य संख्या, जो भाज्य हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बोला था जो नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, 1 को छोड़कर जितने नंबर है सबके कम से कम दो फैक्टर है ना। तो जिसके दो फैक्टर थे, कम से कम दो का मतलब क्या? या तो दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे। जिसके दो फैक्टर थे उसको मैंने क्या बोल दिया? प्राइम नंबर बोल दिया। अब जो बचे उनके दो से ज्यादा होंगे फैक्टर, उनको क्या बोल देंगे हम लोग? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसके दो से ज्यादा क्या हो बताओ? गुणनखंड, गुणनखंड। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो बताओ 1 तो होगा नहीं, 1 का तो एक ही है, तो 2 के बाद यहाँ पर देखो 3 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, फिर बचा 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 तो प्राइम नंबर है, 6 इसमें है क्या? नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। 7 उसमें है, 8 इसमें आ गया, 9 इसमें आ गया, 10 इसमें आ गया, फिर 11 उसमें चला गया, 12 इधर आ जाएगा, 13 उसमें है, फिर 14 इसमें आ जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अब बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ बचा 1। सारे नंबर की बात हो गई ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर की बात हो गई, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर की बात हो गई, बस बचा क्या? 1। तो 1 को अलग से नाम दे दिया गया। देखो ध्यान से, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है।
ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ये भाज्य संख्या है। क्यों नहीं है ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। बताओ, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए सबसे छोटी, देखो इंग्लिश में लिख दूं मैं थोड़ा, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ये बताना है। बोलो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, बताइए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता है, इस पर भी सवाल आया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इवन प्राइम नंबर कौन सा है, बताओ। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। यहां पर भी क्या आंसर होगा? 2 होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा? 2 होगा। अगर यहाँ पर इवन लिख दे फिर भी वही आंसर होगा। यहाँ पर अगर लगा दिया स्मॉलेस्ट फिर भी क्या होगा? वही आंसर होगा। अगर लगा दे लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, उसका आंसर भी क्या होगा? उसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। इससे हमें क्या सीखने को मिला? मुझे सीखने को मिला क्या कि जो पूरा प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट नंबर होंगे प्राइम नंबर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लौता 2 है जो इवन है, बाकी सब क्या है? ऑड है। बाकी सब क्या है? ऑड है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट आपको क्या रखना ध्यान है। इसको मैं सही से लिख दूं क्या? चलो सही तो है, इतना मैं सजा कर क्या ही लिखूं। तो ये हो गया, ये हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट में 3 पॉइंट है। अगर लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर बोल दे तब 2 आंसर होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोल दे तब 2 आंसर होगा, अगर इवन प्राइम नंबर बोल दे फिर भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर मान लो पूछ ले आपसे स्मॉलेस्ट, चलो एक सवाल ये भी कर लो, अगर ये पूछ ले आपसे, आपको बताना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, ऑनलाइन आप लोग बोले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बताइए। एक पॉइंट ये भी नोट कर लो, बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से सवाल पढ़ो। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट, 2 संख्या होनी चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये तो 1 डिजिट है ना, इसका एक ही डिजिट है। ये नंबर जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबके क्या है? 1 डिजिट। सबके क्या है? 1 डिजिट, है ना। बोलो जल्दी से, एक ही डिजिट ना। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है ना। तो सबसे छोटा यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट, मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मतलब 2 डिजिट तो होना चाहिए ना। इसमें तो एक ही डिजिट है, इसमें तो एक ही डिजिट है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो यहाँ से 2 डिजिट आ रहा है ना, सबसे छोटा कौन सा होगा? 11 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल एमसीक्यू के लिए आपको आने चाहिए। सारे कहाँ से आता है? कॉन्सेप्ट से आता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर बात आता है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बात आती है किसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन की। 40 मिनट हुआ है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या? अभाज्य गुणनखंडन आपको आता होगा बचपन में। क्या होगा क्या कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? 144। अब इसको प्राइम फैक्टर मतलब क्या? मुझे वो सारे फैक्टर बताना है। अब फैक्टर क्या होता है? वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। तो मुझे वो सारे नंबर बताना जो इसको डिवाइड कर दे, लेकिन वो नंबर कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? प्राइम।
क्योंकि इसका फैक्टर एक 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, है ना। लेकिन 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर 4 से हम नहीं करते। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या रहेगा 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 144 जो लिखा हुआ है नंबर, इसको प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडन में कैसे लिख सकता हूँ? तोड़ के 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये समझ में कैसे लिखा? अरे 4 है, कितना है? 4 है ना। ये 2 की पावर कितना है? यहाँ पर 4 है। 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 2। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? यही आएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर मैंने एक नंबर लिया 90। फिर मैंने एक नंबर लिया क्या? 90। तो यहां पर जब मैं करूंगा तो क्या होगा? 2 45 3 15 फिर 3 5 जा 5 1 जा, है ना। ये हो गया। तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं, मतलब जो 90 लिखा हुआ है, 90 को मैं क्या लिख पाऊंगा बताओ? 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। बताइए, इतनी बात क्लियर? अब अगर आपसे मैं पूछ लूं, ये तो प्राइम फैक्टर करना आ गया, ये आपको आता है पहले से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए HCF ऑफ 90 और 144, मैंने ये पूछ लिया। दूसरा सवाल मैंने पूछ लिया LCM ऑफ 90 और 144। तो हम लोग निकालेंगे अभी, लेकिन अगर मैंने पूछा इसका HCF बताओ, दो नंबर का HCF बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा? बताइए, सेंटेंस में बताइए इसका मतलब क्या होगा? HCF। हाँ, सबसे बड़ा नंबर ना, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर जो जो मैंने सेंटेंस लिखा था ना, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या होगा? सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जब हम लोग प्राइम इस मेथड से निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएफ, जब हम लोग इस मेथड से निकालते हैं, तो जब उसको एनालाइज किया गया तो वहां पर पता है क्या देखा गया? सबसे पहले जो जो यहाँ जिस नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसके प्राइम फैक्टर लिखोगे, तो आपको पहले देखना है कि क्या दोनों में सेम मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। जिसमें नहीं होगा मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। अब आपको मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो आपको सिर्फ सुनना है और ध्यान रखना है क्या कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर होगा। अगर मैं प्राइम इस मेथड से कर रहा हूं तो हाईएस्ट का मतलब होता है, मतलब एच मतलब क्या? हाईएस्ट। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लोवेस्ट। इसका उल्टा क्या? लोवेस्ट, हाँ, सबसे कम। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेंगे। मैंने क्या बोला? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेंगे। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर कौन सी? तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 सबसे छोटी कौन सी? दोनों सेम ही है, 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 सबसे छोटी कौन सी? मैंने यहाँ पर ये कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 3 9 2 18। अब 18 क्या आया? जो आंसर आया 18, ये क्या है? ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा क्या नंबर और कोई नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आंसर क्या होगा? नहीं। इससे छोटा हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं मिलने वाला। फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। हाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 क्या लेंगे? इंटू 3 की पावर 2 लेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 क्या लेंगे? तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 4 16 होता है। 16 इंटू 5 80, 18 इंटू 9 720 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सबसे छोटा नंबर ये होगा जो इन दोनों की टेबल में आएगा। इससे छोटा नंबर मिलने वाला नहीं है। इससे बड़ा बहुत सारे मिलेंगे लेकिन छोटा नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का मतलब।
और निकालते कैसे प्राइम फैक्टर से, ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर 10 नंबर दे दे निकालने का, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर ये आपका मैंने करा ही दिया है। नेक्स्ट, अब इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो किस मेथड से करना है? गुणनखंडन से, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आज गुणनखंडन से यहाँ पर क्या करेंगे, 144 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। पीछे मैंने निकाला हुआ है, क्या होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू क्या, 5 की पावर 1, यही है तो मैंने निकाला हुआ है, इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। चलो यही आया, 5 की पावर 0 बाद में लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने निकाला किसका, 180 का। 180 का निकालोगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ पर 180 का मैं निकालूं तो निकाले जाऊंगा, देखो 90 का तो मैंने निकाला है, 90 का कितना है बताओ, 90 का कितना है, 2 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर 1। 180 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 90 दूना 180, है ना। तो ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर, ये समझ में आया। फिर तीसरा है 192, अब इसका निकालना पड़ेगा, हालांकि आप लोग को जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये दोनों का भी निकालना, ठीक है, वहां दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 192, यहाँ पर क्या होगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6 3, मतलब 2 3 जा 2 3 जा 3 1 जा, मतलब 192 को मैं लिख पाऊंगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 1 1 है, ठीक है। अब देखो 2 इसमें भी इसमें भी इसमें, अब तीनों में देखना है जो कॉमन हो, ठीक है। 3 इसमें तीनों में है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई 5 की पावर, इसमें भी नहीं है तो भाई साहब को ले आते हैं। अरे अगर इसके पास नहीं है तो गुस्सा हो जाएगा, तो इसको भी मैंने दे दिया, है ना, 5 की पावर 0। अब यहाँ पर पूछा क्या है, HCF और LCM। HCF अगर मैं निकालूं तो HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर की, मतलब कॉमन, यहाँ पर कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, है ना। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 0। तो यहां से हो जाएगा 2 2 4 3 12। अब देखो ना ये ऑप्शन होगा, ठीक है, अब ये तीन में से कुछ ना कुछ हो सकता है, तो 12 आ गया। इसके बाद अब निकालते हैं एलसीएम, तो इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 5 की पावर 1, तो ये आपका आएगा 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 5 होता है कितना 32, 64 होता है, कितना होता है 64, और 3 3 9, 9 4 45, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 चौको कितना होता है, 45 दूना 90, 45 चौको 180, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या 0 18 कितना चला गया, कैरी चला गया, तो 45 दूना 90, 45 दूना 180, 45 यहाँ कितना होगा, 45 छक्के कितना होता है, 45 दूना 90, 45 चौको कितना 180, 45 छक्के हो जाएगा कितना 270, 270 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 270 प्लस 18 कितना होगा, बोलिए 288, कितना हो जाएगा यहाँ पर 288। तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 12, एलसीएम आ गया 280, मतलब 2880, तो 12 2880, यही आपको क्या होगा, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब ये आपका क्या है होमवर्क, अब करना होमवर्क, अब मैं चेक करूंगा, ठीक है, अब करना है होमवर्क, अब लापरवाही नहीं, अब बैच स्टार्ट हो चुकी है, टीएच नंबर 1। नेक्स्ट है, ये देखो राइट द, देखो हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के हो, तो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताइए जो 306 और 657 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, है ना, यही तो इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब क्या, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम।
तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ किसका, 306,657 निकालना मैंने सिखा दिया है, आप निकाल लें। समझ में आ गया। टीएच नंबर कौन सा है, 2। नेक्स्ट सेमी क्वेश्चन है, इंग्लिश के लिए ये हो गया। अब देखो ये वाला भी देख लो। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को हम a बराबर पी क्यू स्क्वायर और b बराबर पी क्यू क्यूब के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो जहां पर p और q क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब क्या, प्राइम नंबर है, हाँ है ना, प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा। अब ये बताओ मुझे, अगर यहाँ पर a की जगह पर 90 होता, b की जगह पर 144 होता, तो क्या 90 और 144 का एलसीएम निकाल सकते थे, बोलो, निकाल सकते थे ना। अगर 90 144 का पूछता, अभी निकाले पीछे ना, अगर a की जगह पर 90 होता, 144 होता, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते और निकाल देते, है ना। ठीक है, अब जो मैंने 90 पीछे प्राइम फैक्टर किया था, 90 का क्या आया था बताओ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये आया था ना, ये आया था। और 144 का जो आया था, 2 की पावर कितना आया था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यही आया था, लगभग यही आया था। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 90 को मैंने, ये क्या है प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखा, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। हाँ, यहाँ चलो 5 के पावर 0 कर दिया, ठीक है, नीचे वाले में होगा। तो ठीक है, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। फिर मैंने यहाँ पर ये जो सब मैंने लिखा फैक्टर, मान लो जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर जितने नंबर है क्या है, सब प्राइम नंबर है, सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मैंने a को लिख दिया, p इंटू क्यू स्क्वायर, b को लिख दिया p क्यूब इंटू क्यू की पावर 1, बोलो, ये लिख दिया। अब लास्ट में ये भी बोल रहा है कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, p और q क्या है, प्राइम नंबर है। जब इन दोनों को प्राइम नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब मैंने a का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ये तो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये दिया क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। अब मुझे एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देख लो, पी इसमें भी क्यों, इसमें भी नहीं होता तो मैं क्यों के पास 0 करता, दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर मतलब क्या, और लोअर, तो इसकी कॉमन फैक्टर की क्या हाईएस्ट पावर मतलब क्या, क्यों स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब अगर मैं आपसे पूछूं एचसीएफ बता दो इसी नंबर का, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये अलग से सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग से करवा रहा हूँ। एचसीएफ ऑफ ए बी ये भी तो पूछ सकता है, एलसीएम पूछा तो एचसीएफ भी पूछ सकता है। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा, पी की पावर 1 क्यू की पावर 1, पी क्यू। अब बताओ अगर यहाँ पर इस तरह दे दे तो ये तो और आसान है, वहां पर मुझे प्राइम फैक्टर करना होता था, यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑलरेडी करके दे दिया गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लो, ये तो वही इंग्लिश वाला है, ये हटा देते हैं। फिर ये, अब यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, अब ये हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना, बस सब प्राइम फैक्टर करके दे दिया गया है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, टीएच नंबर 3 या 4, 3, ठीक है। और ये तो सेम ही सवाल है, इसको मैं हटाता हूं, बस इतना आपको करके आना है। अब यहाँ तक आपको क्या करना है, होमवर्क, हाँ ये वाला सवाल भी करके आना है। यहाँ पर देखो x बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है। जब x बराबर ये दिया, y बराबर ये, क्या x और y का आप एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो ना, निकाल लेना। फिर जो एचसीएफ आएगा उसकी जगह पर, मतलब जो इसकी जगह पर वो रख देना, जो आपका आएगा आंसर, एलसीएम जो आएगा रख देना, दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेना कौन सा, समझ में आ गया। ये भी जो नहीं होगा मैं बताऊंगा, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो मैं बोलता हूँ, TAH नंबर ये कौन सा होगा, 6, TH मतलब ट्राई करना है,
घर पे अगर ट्राई करना है, अगर मैं सब बता दूंगा तो आप अपना दिमाग लगाओगे कैसे, है ना। तो इसको ट्राई करना है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मैं बता दूंगा, है ना। ट्राई मतलब होता है कि 70% सवाल ना लगे, सवाल ना लगे, ठीक है। घबराना नहीं कि नहीं लग रहा है, ना लगे। देखो अगर आपसे लग गया तो ये दिक्कत की बात है, अगर लग गया तो दिक्कत की बात है, अगर नहीं लगा तो आप पूछोगे तो आप तुम्हें बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, दोबारा वो चीज भूलोगे नहीं। अगर खुद से लग गया तो दिक्कत की बात, लेकिन लग गया तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं खराब है, लेकिन हाँ नहीं लगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ट्राई करना है, तो इतने सारे सवाल आपको करना है। हम्म। ये सेम ही सवाल है क्या जो मैंने पीछे करवाया हुआ है। हाँ ये भी देखो, ये भी यहाँ पर देखो बात क्या पूछ रहा है, 3 नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम यहाँ पर भी पूछा है ना। ये भी आपका क्या है होमवर्क। मैं देखो टीएच तो देता हूँ, 7 सवाल ये हो गए, 7 सवाल ये हो गए, ठीक है। ये और ये हटाता हूँ। अब ये सवाल अगर आपसे लग रहे हैं ना, ये सवाल अगर आपसे लग गया, ये सवाल पता है कहाँ पूछा गया था, 2025 सीबीएसई बोर्ड में, और आसान सवाल है। एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है ना, हो जाएगा 2025 में सीबीएसई बोर्ड में ऐसे ही सवाल आता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये आपके क्या, ये आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। इसमें कुछ नया इस्तेमाल हुआ क्या, नहीं, वही चीज इस्तेमाल हो रहा है, बस नंबर की जगह पर क्या आ गया है, वेरिएबल आ गया है ना। बाकी सब कुछ सेम ही तो है। इसमें भी कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं उसके एलसीएम के लिए, और कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ के लिए, उसमें भी हम लोग लेते थे, हाँ है ना। तो सेम ही है, तो आपके सिलेबस में भी आ सकता है। अच्छा सवाल बनाएगा तो ऐसा ही बनाएगा, और जहां बच्चे देखेंगे ये एक्स वाई जेड, बस कहेंगे भैया नहीं होगा, यही करेंगे ना। हाँ ये सारे सवाल आपको करना है होमवर्क में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। और अभी मैं डीपीपी आपको नहीं दे रहा हूँ, डीपीपी भी देता हूं मैं। ये हो गया डीपीपी, मतलब देखो मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगा। डीपीपी मतलब क्या, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मैं डीपीपी देता हूँ, ठीक है। वो आपको पेज मिलेगा, देखो पेज या तो आपको पीडीएफ मिलेगा या तो पेज मिलेगा। अब पीडीएफ पेज मिलेगा वो बेच के हिसाब से, ठीक, कौन सी बेच लेते हो, जैसे मेरे यहाँ चलती है बेच, जैसे आगाज बेच चल रही है ना, तो आगाज बेच के 2 वर्जन है, एक का नाम है बेसिक और एक का नाम है प्रो। एक का नाम है क्या, प्रो। बेसिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको क्लासेस तो सेम मिलेगी दोनों में, बस इसमें जो होगा डीपीपी होगी या प्रैक्टिस शीट होगी, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, इसमें मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रो मतलब प्रो वाला लेते हो तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सब कुछ प्रिंट करके मिलेगा, सब कुछ करके मिलेगा। अब जब मैं प्रिंट करके दूंगा तो जाहिर से थोड़ी कॉस्ट इंक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ पर सबको प्रिंट करके मिलता है, और इसका ये भी फायदा है कि जितने भी रिवीजन कोर्स फ्यूचर में आएंगे सब आपको फ्री मिलेंगे, जितने में लगभग 2-3 कोर्स निकलता है लास्ट तक, ठीक है। एक तो फ्री रहेगा इसके साथ, अगर ये भी लोग ना, एक फ्री रहता है जो लास्ट में मेरा सनशॉट चलता है वो सबके लिए होता है, फ्री रहता है, ठीक है। एक तो वो हो गया, इसके साथ में आपको एक कोर्स और फ्री मिलता है रिवीजन का, क्रेश कोर्स, ठीक है। उस टाइम पे मतलब लॉन्च होता है, ये सिलेबस खत्म होने के बाद लॉन्च होता है, तो ये इसके अंदर वो भी फ्री मिलता है। तो ये हो गया, दोनों के फीस डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों के फीस में, लेकिन आप चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी लिए हैं, कुछ बच्चे ये भी लिए, ठीक है। तो जो दोनों में से दो मतलब दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है, सब कुछ सेम सब कुछ मिलेगा। बस उसमें ये है कि आप अगर मोबाइल से कर सकते हो तो मोबाइल से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्या फायदा एक्स्ट्रा पैसा देगा, है ना। लेकिन नहीं भैया मुझे पेपर चाहिए सामने, तो आपको प्रिंट करके थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आप पढ़ाई करो, सवाल आपको लगाना है, नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत, राइटिंग में कोई दिक्कत। राइटिंग मेरी ऐसी है, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं अच्छे से मतलब लिखूंगा तो ऐसा साफ साफ रहेगा, लेकिन अगर जल्दी जल्दी जब मैं पढ़ाता हूँ तो इतनी अच्छी राइटिंग बैठा के नहीं लिखता हूँ, लेकिन समझ में वो भी आएगा, डॉक्टर की तरह नहीं लिखता हूँ, ठीक है, लिखता साफ ही। तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।